दिन नहीं मिल जाएगा, हो सकता है कि आपके कॉलेज में दूसरे दिन मिले, कल मिले, किसी में परसों मिले। कोई जरूरी नहीं कि एक ही दिन सभी कॉलेजेस में एडमिट कार्ड आ जाएगा, सब लोग तुरंत फोटो कॉपी करा के दे देंगे। नहीं नहीं, टाइम लगता है, उसमें सिग्नेचर होता है, वेरिफिकेशन होता है, तब आपको मिलता है। ठीक है। चलिए, तो आप बायोकेमिस्ट्री का टॉप 20 ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं। टॉप 20 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं, टॉप 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फिलअप्स एंड वन वर्ड्स। ठीक है। जितना भी आप पढ़े हैं यहाँ पे आपको प्रेशर नहीं लेना है, यहाँ बस सरसरी निगाह से देखते जाना है, अपने मन से जो आंसर सही जा रहा है उसको टिक करना है। पहला दिन है आज, पहला भाग है, हम 20 क्वेश्चन लेके आए। 20 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री का, और आपको अच्छे तरीके से आंसर देना है। कोई किसी का चीटिंग नहीं करेगा, अपने मन से आंसर बताना, सोच करके बताना है। ठीक है। चलिए, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, देखते हैं पार्ट 1 बायोकेमिस्ट्री का क्या होने वाला है। देखिए, आपके एग्जाम अगर 4 तारीख से होंगे तो इसमें टेंशन किस बात की है, हमें समझ में आ रहा है क्या टेंशन है। अगर मान लीजिए 4 से हो रहा है तो आपको हम 1 शॉट उससे पहले पहले करा ही रहे हैं। यही बायोकेमिस्ट्री का टॉप 20 पहले एग्जाम के पहले हम करा देंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए डेट नहीं बढ़ रहा है, आपको पूरा कराना हो तो पूरा करा देंगे। आपको बस देखते जाना है। क्या वो पहला दिन वाला मेहनत लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मेहनत कम लगेगा। ठीक है। चीजों को समझेंगे आपकी, हाँ भैया ये क्या बताए थे सर, क्रेव साइकिल में क्या बताए थे, यूरिया साइकिल में क्या बताए थे। ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्या होता है कीटोलिसिस, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा चीजें, बस वही आपको देख के कॉपी में लिख देना है। एक्यूरेट कभी याद नहीं होता है कि जैसा हम बताएं वैसा याद करके कॉपी में लिख दीजिए, ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है। दिमाग हमारा कंप्यूटर नहीं है। लेकिन हाँ, आप हेडिंग वाइज जितने अच्छे से लिख के आएंगे उतने अच्छा नंबर मिलता है। आपको बस हिंट काफी है, लास्ट टाइम में चीजों को पढ़िए, रिविजन करिए, पेपर दे के आइए, सब अच्छे से होगा। ठीक है। चलिए, तो ऐसे बायोकेमिस्ट्री के हम टॉप 100 एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे टॉप 20 कवर होने के बाद टॉप 100 है, आइए कवर करते हैं, देखते हैं। और ये टॉप 20 जो आपको पढ़ाएंगे, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे आपके पेपर में। पेपर आपका इजी आने वाला है जितना हम पढ़ा दिए हैं। ठीक। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। एकदम ईमानदारी के साथ सभी लोग आंसर बताएंगे, कोई किसी का चीटिंग नहीं करेगा। ठीक। लैक्टोज इज कंपोज ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज प्लस फ्रक्टोज, या ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सही आंसर क्या होगा, ध्यान के आंसर सही से बताइएगा। लैक्टोज किससे कंपोज होकर बना है? जल्दीबाजी में आंसर मत दीजिएगा, फिर कह रहे हैं हम यहाँ पे चीजों को कवर कराने नहीं आए हैं, चीजों को याद कराने आए हैं। ठीक है। टारगेट यही है कि आप चीजों को सीखें, कोई किसी का चीटिंग करके नहीं बताएगा। अब ये सब लोग पहले ये बता रहे हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, कहाँ लैक्टोज बन रहा है? कैसे आपके मन में आया, तुरंत आप टिक कर दिए, गलत है। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज ये आपका होता है लैक्टोज। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा पहले का बी राइट आंसर है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ठीक है। ये वाला किस हिसाब से आप बता दिए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये गलत है, इसलिए करें जल्दीबाजी में आंसर मत बताइए। ये आप इसको सीरियसली लीजिए, आराम से आंसर बताइए, हम भागे नहीं जा रहे हैं, आराम से टिक करेंगे। ठीक। पहले का बी राइट आंसर है। ओके, कुछ लोगों ने यहाँ सही बताया जो पुराने स्टूडेंट थे, लेकिन जो नए स्टूडेंट थे उन्होंने गलत बताया। ठीक है। चलिए, तो देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, जब डाइसैकेराइड्स आपको पढ़ाया जा रहा था तो आपको हम बहुत अच्छे से एग्जांपल बताए थे, और ये बताए थे कि डाइसैकेराइड जो होता है, नाम ही है डाई, डाई का मतलब दो, तो ये दो मोनोसैकेराइड्स के टूटने से होता है। यही सुक्रोज जो होगा, ये दो मोनोसैकेराइड, जब इसका एलिमिनेशन होगा वाटर का, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटेगा। किसमें? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होता है? सुक्रोज होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटेगा तो वो माल्टोज होगा। ठीक है। माल्टोज जो होता है इसका वाटर का एलिमिनेशन होता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज में टूटता है। लेकिन अगर लैक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है। ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कौन टूटता है? लैक्टोज टूटता है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ, ये तो आपके पीवाईक्यू में भी आ चुका है। सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ, सुक्रोज में क्या शामिल है ये आपको बताना है। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज प्लस ग्लैक्टोज प्लस ग्लैक्टोज।
दूसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, अब आप लोग सही बताए हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो गया तो अब सही बता रहे हैं। ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, सुक्रोज जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, सी राइट आंसर है जो कि आप देखे थे। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या होता है? सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज का जब एलिमिनेशन होगा तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दो मोनोसैकेराइड में टूटेगा। ट्विंकल समझ में आया सभी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है, देखिए संतोष कुमार जी कहते हैं सर ऊपर से निकल रहा है। क्यों निकल रहा है भैया ऊपर से संतोष जी? क्या ये पहली बार पढ़ रहे हैं? क्या इसके पहले नहीं पढ़े थे? सारी चीजें तो पढ़ाया गया था। आप कार्बोहाइड्रेट देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट में आपको क्लासिफिकेशन में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ठीक है, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड पढ़ाए थे। डाइसैकेराइड देखिएगा वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ा है। ऊपर से क्यों निकल रहा है? सारी चीजें आना चाहिए था। बेसिक क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो कैसे माना जाएगा कि आप पढ़े हुए हैं? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा जो न्यू स्टूडेंट है वो फोकस करेंगे, पुराने वाले तो कई बार पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि जो ओल्ड स्टूडेंट है उन्हें तो अलवा लग रहा होगा, लेकिन जो न्यू है थोड़ा फोकस करिए, आराम से बताइएगा। ये 3 पॉइंट को ध्यान रखिएगा, तीनों आते हैं। 2 यूनिट अगर ग्लूकोज पूछे तो माल्टोज लगाइएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज तो सुक्रोज, और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज तो लैक्टोज, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या किसी ने कहा ऊपर से पकड़ के नीचे ले आओ, ये भी बात सही है। तीसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर? निम्नलिखित में से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? निम्नलिखित में से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, इनमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? जल्दीबाजी में नहीं, आराम से आंसर बताइएगा, जो न्यू स्टूडेंट है खासकर। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपको पढ़ाए थे क्लासिफिकेशन में, 2 तरह के होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और आपको एग्जांपल बताए थे एक, कि जितने मोनोसैकेराइड हैं और जितने क्या है डाइसैकेराइड हैं, ठीक है, ये सब क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। एक को छोड़ के, एक को छोड़ के, डाइसैकेराइड में एक को छोड़ के बाकी सब क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। वो क्या है? सुक्रोज। वो क्या है? सुक्रोज। ये आपको वहां पे पढ़ाया गया था, ध्यान से देखिएगा। सुक्रोज जो आपका डाइसैकेराइड है, क्या है? डाइसैकेराइड है। ठीक है, सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड है। सुक्रोज को छोड़ करके बाकी सारा आपका क्या है? रिड्यूसिंग शुगर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सुक्रोज क्यों आपका नहीं होता है? क्योंकि फेलिंग टेस्ट में फेल हो जाता है, ये कलर शो नहीं करता, इसलिए इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर में रखा गया है। इतना ध्यान रखिएगा। नॉन रिड्यूसिंग शुगर वे होते हैं दैट कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होते हैं, और ये फेलिंग सॉल्यूशन को भी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, एग्जांपल में एक ही एग्जांपल है सुक्रोज, जो कि डाइसैकेराइड होता है। याद रखिएगा, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब रिड्यूसिंग शुगर हैं। और आपके जो डाइसैकेराइड हैं, आपके माल्टोज हो गए, लैक्टोज हो गए, ये सब क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन सुक्रोज खाली छोड़ दें ऐसा, जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन उठाया जाता है, ध्यान रखिएगा कि इनमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग नहीं पूछता है, नॉन रिड्यूसिंग पूछता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सुक्रोज के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ। ये भी आप सही से बताइएगा, स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ। स्टार्च किसका पॉलीमर है? चलिए, स्टार्च किसका पॉलीमर है? सही आंसर बताइएगा, बहुत सोच के और आराम से आंसर बताइएगा, किसी गलत नहीं होना चाहिए। फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, राइबोज, स्टार्च किसका पॉलीमर है? अब आप लोग सोच सोच के अच्छा आंसर बता रहे हैं। स्टार्च किसका पॉलीमर है? सोच के बताइएगा। फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, राइबोज। सब अपना, कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई डी बता रहा है। इसका मतलब पढ़ाई सही से नहीं की है। थोड़ा दिमाग लगाइए। दिमाग कहाँ लगाना है? स्टार्च की बात हो रहा है। स्टार्च होता क्या है? पॉलीसैकेराइड, जहां पे कई सारे मोनोसैकेराइड्स मिलके बनते हैं। तो यहाँ पे भैया मोनोसैकेराइड क्या एक ही तो है, ग्लूकोज। तो क्यों आप खो रहे हैं? स्टार्च पॉलीसैकेराइड होता है, कई सारे मोनोसैकेराइड से मिलके बनता है। तो क्या फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, राइबोज। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है ये मोनोसैकेराइड्स है। ठीक है, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज आपका डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज, ये सब आपके क्या है? फ्रक्टोज भी आपका मोनोसैकेराइड से, गैलेक्टोज भी है, लेकिन पॉलीमर किसका होता है? ग्लूकोज का होता है, ध्यान रखिएगा। राइबोज तो यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो न्यूक्लिक एसिड में आएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर सी वाला है।
ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी वाला है, चौथे का ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, स्टार्च जो पॉलीमर होता है ग्लूकोज का होता है। ठीक है, कई सारे जो ग्लूकोज यूनिट होते हैं बनते हैं तो आपके स्टार्च बनते हैं। पॉलीमर का मतलब कई सारे लंबी मोनोमर की चेन, कई सारे लंबी मोनोमर की चेन, ये होता है पॉलीमर। ठीक है, इसको मोनोमर कहेंगे, कई सारे मोनोमर की एक जो चेन बनती है वही पॉलीमर है। तो स्टार्च किसका पॉलीमर है? तो ये ग्लूकोज का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आया, चौथे का सी राइट होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या होगा। किसी ने कमेंट किया है सर आप एनवायरमेंटल में क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा कराए हैं, क्या होगा? छोटा छोटा कराए हैं तो आप उसमें से बना करके बड़ा लिखिए ना। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि आपको बस वहां समझना है और लिखना है अपने लैंग्वेज में बड़ा बड़ा। ठीक है, तो पहले आप उसको समझिएगा, आप आपने अपने मन से बना करके लिखिएगा बड़ा बड़ा। ठीक है, चलिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टू कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च, स्टार्च के दो घटक क्या है वो बताना है। स्टार्च के दो घटक क्या है वो बताना है। सर फ्रेक्टोज भी होता है? नहीं, ग्लूकोज होता है। देखिए, फ्रेक्टोज ग्लेक्टोज ग्लूकोज में कंफ्यूजन तो होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर स्टार्च जो पॉलीमर होता है ग्लूकोज का होता है, फ्रेक्टोज का नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बॉन्ड आसानी से जैसे ग्लूकोज के ही टूटते हैं, जैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते बनते प्रॉपर तरीके से एक स्टार्च बन जाता है। तो सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, टू कंपोनेंट्स स्टार्च के क्या होंगे? एमाइलोज एंड सेलुलोज, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन एंड एमाइलोज, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च के दो घटक क्या होंगे? आपको सही आंसर बताना है, सोच करके बताना है। और ये भी हम पढ़ाए हुए हैं, अभी शायद टॉप 20 में ही तो पढ़ाए थे, टॉप 20 में पढ़ाए हुए हैं। करेक्ट आंसर होगा फिफ्थ का वाला कि स्टार्च के जो दो घटक होते हैं एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन होते हैं। बी राइट आंसर है भैया, सेलुलोज ग्लाइकोजन नहीं होता। दो घटक पूछ रहा है। सेलुलोज ग्लाइकोजन तो पार्ट है पॉलीसेकेराइड के, जैसे स्टार्च वैसे ग्लाइकोजन वैसे सेलुलोज, लेकिन यहाँ दो घटक क्या है? तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन है। इसका मतलब थोड़ा सा आप अभी टॉप 20 को अच्छे से सीरियसली नहीं देखे हैं। ठीक है, एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन है, कहाँ पढ़ाए थे? ध्यान दीजिए, जब पॉलीसैकेराइड्स पढ़ा रहे थे, केमिकल नेचर ऑफ स्टार्च, या उसी जब क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे तब बताए थे स्टार्च के बारे में। स्टार्च इज ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स ऑफ प्लांट, ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स होता है प्लांट में, पौधों में। इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है, एक एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। यही तो क्वेश्चन था, दो कंपोनेंट ऑफ स्टार्च क्या है? एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। आप देखिएगा टॉप 20 में इसको कराए हुए हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं 5 में से आपके अच्छे खासे सही गए होंगे। ठीक है, तो चीजों को पढ़िएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्च के फंक्शन भी बताए थे कि ये एनर्जी स्टोरेज मटेरियल होता है प्लांट में, प्लांट में ऊर्जा को स्टोरेज करता है। आलू हो गया, पोटैटो, राइस, व्हीट, कॉर्न इसमें पाया जाता है। इन ह्यूमन डाइट की बात करें तो स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है बाई एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज जो एंजाइम होता है इसी स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, चलिए, दो सही गए। नहीं, ये तो गलत बात है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा और मेहनत करिएगा, कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से पढ़िएगा, जो पढ़ाए हुए हैं तो ज्यादा सही जाएगा। चलिए, 5 क्वेश्चन है और आगे बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन के और तरफ। ठीक है, चलिए, छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड मेनली इन, ग्लाइकोजन स्टोर होता है, बताइए मुख्य रूप से ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? कोई देख के नहीं बताएगा, अपने मन से बताना है आंसर। किडनी में, ब्रेन में, पैनक्रियाज में, लीवर एंड मसल्स में ग्लाइकोजन मुख्य रूप से कहाँ स्टोर होता है? किडनी, ब्रेन, पैनक्रियाज या लीवर एंड मसल्स? करेक्ट आंसर हो जाए ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है ये लीवर और मसल्स में होता है। डी राइट आंसर, ध्यान दीजिए, जो लोग सी बता रहे हैं पैनक्रियाज गलत है, लीवर एंड मसल्स होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है मुख्य रूप से लीवर एंड मसल्स में होता है। राइट, चलिए, बहुत अच्छा। तो देखिए, ग्लाइकोजन के बारे में भी आपको पढ़ाए थे, ग्लाइकोजन इन द एनिमल स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, ये एनिमल स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होता है। इट इज नोन एज एनिमल स्टार्च, इसे एनिमल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। फाउंड इन लीवर एंड मसल्स, ये लीवर और मांसपेशियों में होता है। ठीक है, इट इज ए ब्रांच पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज, ये डी ग्लूकोज का एक लंबा पॉलीमर होता है जो एमाइलोपेक्टिन के ही सिमिलर होता है, लेकिन हाईली ब्रांच, इसके ज्यादा ब्रांच होते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसका काम क्या है? प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज इन एनिमल्स में प्राथमिक कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है।
ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है लीवर ग्लाइकोजन के फॉर्म में। प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग मसल्स एक्टिविटी, मसल्स एक्टिविटी जब हमको दौड़ना होता है तो हमें ऊर्जा देता है ये ग्लाइकोजन। इजिली ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज व्हेन एनर्जी इज नीडेड, जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो आसानी से ग्लाइकोजन क्या होता है ग्लूकोज में टूट जाता है और हमें ऊर्जा देता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ाया गया था, देखिएगा जरूर। डी राइट आंसर है 66वें का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है ग्लाइकोजन इज आल्सो कॉल्ड, ग्लाइकोजन को और क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन है ध्रुव जी का, सर हैप्पी बीटी यूपी क्या है सर, बीटी यूपी की कॉपी चेक करते हैं। अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके एक पेज लिख दें तो क्या कुछ नंबर मिलते हैं। ध्रुव जी, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट इन डिटेल, अब आप बता के आ रहे हैं क्लासिफाई प्रोटीन इन डिटेल, तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर प्रोटीन का क्लासिफिकेशन लिख के आ रहे हैं तो नंबर नहीं मिलेंगे। आपसे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पूछा है, आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में खाली बता के चले आ रहे हैं, उसके एग्जाम्पल बता दे रहे हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट पूछा है, आप लिपिड बता के आ रहे हैं, प्रोटीन बता के आ रहे हैं, तो नंबर नहीं मिलते, कट हो जाते हैं। क्योंकि कॉपी आपकी ऐसे नहीं चेक होती, डिस्प्ले पे आ जाती है, ऑनलाइन चेक होती है। ठीक, ग्लाइकोजन इज आल्सो कॉल्ड प्लांट स्टार्च, एनिमल स्टार्च, मिल्क शुगर या फ्रूट शुगर। तो अब आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एनिमल स्टार्च बी राइट आंसर है 7वें वाला। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। मॉलिस टेस्ट इज जनरल टेस्ट फॉर, मॉलिस टेस्ट बताइए एक सामान्य परीक्षण है किसके लिए। मॉलिस टेस्ट एक सामान्य परीक्षण है किसके लिए, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड। मॉलिस टेस्ट एक सामान्य परीक्षण है किसके लिए है, प्रोटीन का है, लिपिड। आपको क्वालिटेटिव जो आपको पढ़ाया गया था क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का गुणात्मक परीक्षण, तो उसमें जरूर देखिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, मॉलिस टेस्ट जो होता है ये समान टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का, सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए 9वां क्वेश्चन है प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ, प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है। प्रोटीन किसके कई सारे मोनोमर से मिलकर बना है, किसके मोनोमर से मिलकर बना है प्रोटीन, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड। प्रोटीन किसके पॉलीमर से बना हुआ है ये बताना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, करेक्ट आंसर इसका होगा प्रोटीन जो पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का होता है, डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ होता है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। मेड अप ऑफ स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड के छोटे छोटे खंड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अमीनो एसिड के छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बने होते हैं, वही होते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो डी राइट आंसर है 9वें का, ध्यान रखिएगा। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो बॉन्ड लिंकिंग अमीनो एसिड इन प्रोटीन इज कॉल्ड, अमीनो एसिड में जो बॉन्ड लिंकिंग होता है, जहां से बॉन्ड जुड़ते हैं ना, हम जैसे बताया कि बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है, तो भाई कुछ बॉन्ड तो जुड़ रहा होगा। तो जो बॉन्ड जुड़ के बन रहे हैं, आपको बताना कैसा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक, पेप्टाइड, ईस्टर या हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रोटीन में जो अमीनो एसिड है यहाँ बॉन्ड लिंक हो रहा है, तो बताइए क्या मतलब, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 10वां। बहुत अच्छा, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ईस्टर बॉन्ड नहीं होता है, ध्यान रखिए, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, बी राइट आंसर है, थोड़ा फोकस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, जैसे हम बात करें थे स्टार्च की, स्टार्च कई सारे ग्लूकोज के मोनोमर से मिलकर बना है, तो वहां कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, नोट कर लीजिएगा जो न्यू स्टूडेंट है। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है, कई सारे जुड़ के बने हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, स्टार्च की बात कर रहे हैं, ग्लाइकोजन की बात कर रहे हैं, सेलुलोज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। लेकिन अगर प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ये सब देखिए कई सारे अमीनो एसिड है, यहाँ अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, लेकिन ये जो अंदर आपको बॉन्ड दिख रहा है ये आपको पेप्टाइड बॉन्ड दिखेगा। कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका 10, हाँ 10 क्वेश्चन हो गया। 10 क्वेश्चन तक उम्मीद करते हैं ठीक ठाक सही गया होगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन तक का आपका उम्मीद करते हैं कि 5 के ऊपर सभी का सही गया होगा, 5 के ऊपर सभी का सही गया होगा। चलिए किसी का 3 सही गया है तो थोड़ा मेहनत करें और अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सिंपल प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, बताइए सिंपल प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस, बताइए सिंपल प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव।
अगर जो सिंपल प्रोटीन, अगर आप क्लासिफिकेशन देखिए होंगे तो सिंपल प्रोटीन का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या देता है, सिंपल प्रोटीन का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या देता है, बताइए। अमीनो एसिड ओनली, अमीनो एसिड प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, फैटी एसिड या शुगर। सिंपल प्रोटीन का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या देता है, सोच के सही आंसर बताइएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। जो लोग यहाँ देख रहे हैं सिंपल प्रोटीन एंड हाइड्रोलिसिस, तो अमीनो एसिड, सिर्फ अमीनो एसिड या अमीनो एसिड प्रोस्थेटिक ग्रुप या फैटी एसिड या शुगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए वाला। देखिए अमीनो एसिड नाम है सिंपल प्रोटीन, और प्रोटीन कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर ही बना होता है, अमीनो एसिड के छोटे छोटे खंड से मिलकर बना होता है प्रोटीन। तो सिंपल प्रोटीन, साधारण प्रोटीन को अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर का एलिमिनेट होगा तो अमीनो एसिड से होगा सिर्फ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब आपको केमिकल कंपोजिशन के आधार पर क्लासिफिकेशन बता रहे थे तो आपको बताए थे सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, एक ड्राइड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन मेड ओनली ऑफ अमीनो एसिड, पहला ही लाइन लिखा हुआ था, जो सिर्फ अमीनो एसिड से बना होता है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कंजुगेटेड प्रोटीन अमीनो एसिड और नॉन प्रोटीन पार्ट से होता है, जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। हीमोग्लोबिन, ग्लाइकोप्रोटीन इसके एग्जाम्पल हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव अमीनो एसिड ओनली, ठीक। सर हमें कुछ टिप्स दे दीजिए जिससे 30 मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। बिल्कुल दे देंगे, लेकिन फिलहाल इसको हम कवर कर दें, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। ये एक अलग मैटर है जिसमें आपको कैसे करना है, क्या करना है, ये तो हम यूट्यूब पे ले आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसको फोकस करिए। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कि सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है। सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है, सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, कैसीन, एल्बुमिन, न्यूक्लियोप्रोटीन। हीमोग्लोबिन, कैसीन, एल्बुमिन, न्यूक्लियोप्रोटीन। बताइए सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है। देखिए जब पेपर में सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे या थोड़ा बहुत मैच खाते हुए मिलेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। पेपर को हल्के मत लीजिएगा। बायोकेमिस्ट्री ठीक है आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी दिमाग में नहीं आता उस वक्त, क्योंकि देखिए सारी चीजें मैच कर रही, हीमोग्लोबिन, कैसीन, एल्बुमिन, न्यूक्लियोप्रोटीन। सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है, तो 12th का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बिल्कुल सही, सी राइट आंसर है, एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन है, ओके। चलिए 13 क्वेश्चन है, कंजुगेटेड प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ। कंजुगेटेड प्रोटीन में क्या शामिल है, कंजुगेटेड प्रोटीन में क्या शामिल है। ओनली अमीनो एसिड, सिर्फ अमीनो एसिड, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ओनली कार्बोहाइड्रेट सिर्फ होता है, या ओनली लिपिड सिर्फ होता है। कंजुगेटेड प्रोटीन में क्या शामिल होते हैं, चलिए। कंजुगेटेड प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला होगा, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। कोई भैया कह रहे थे ओनली कार्बोहाइड्रेट, कैसे भैया, प्रोटीन में कहाँ कार्बोहाइड्रेट को घुसा रहे हैं, प्रोटीन में आपका अमीनो एसिड कह सकता है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आ गया। कंजुगेटेड प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। अगर आप पहला बताए होते तब भी मिल रहा था, आप कार्बोहाइड्रेट बता रहे हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए बी राइट आंसर है, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। वही हम आपको पहले बता चुके हैं, सिंपल प्रोटीन सिर्फ अमीनो एसिड से मिलकर बना है, कंजुगेटेड प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए 14वां है, 14 आपका क्या है, एग्जाम्पल ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन जो कि प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट्स होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, क्रिएटिन, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, कोलेजन। क्रिएटिन, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, कोलेजन। करेक्ट आंसर क्या होगा, क्रिएटिन, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, कोलेजन। बहुत अच्छा, वेरी गुड, हीमोग्लोबिन होगा, सी राइट आंसर है 14 का, ध्यान रखिएगा, ओके। 14 का सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए 15 क्वेश्चन है, डिराइव्ड प्रोटीन आर फाउंड बाय। जो डिराइव्ड प्रोटीन होता है ये किसके द्वारा बनता है, डिराइव्ड प्रोटीन ये किसके द्वारा बनता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सिंथेसिस से बनता है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का एक पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बनते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, फैट के ऑक्सीडेशन स्टेट से, या फिर शुगर के रिडक्शन से। बताइए डिराइव्ड प्रोटीन जो होता है ये किसके द्वारा फॉर्म होता है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सिंथेसिस से। पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है उससे। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर का एलिमिनेशन, और ऑक्सीडेशन से फैट के या फिर शुगर से। तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा बी वाला होगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। ड्राइड प्रोटीन जो होता है ये सिंपल प्रोटीन, देखिए ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल एंड कंजुगेटेड प्रोटीन, ये जो ब्रेक डाउन कर रहा है ना, यही पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, यही हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है
चाहे हाइड्रोलिसिस कहिए या फिर वाटर का एलिमिनेशन कहिए, ठीक है, वही से बनता है आपका सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस या एलिमिनेशन होगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तब जाके ड्राइड प्रोटीन बनेगा। पेप्टोज, प्रोटियोसिस, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं ड्राइड प्रोटीन के, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पार्शियल हाइड्रोलिसिस आप प्रोटीन या पार्शियल एलिमिनेशन आप प्रोटीन, इसका आंसर होगा 15वें का बी वाला, ठीक। शिवम जी कह रहे हैं सर, अगर एक डाउट है, अगर क्वेश्चन में पूछा है किसी चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए और वह चीज हमने थोड़े बहुत एक्सप्लेन करके थोड़ा बहुत लिख कर सब्जेक्ट कर दिया है, तो नंबर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा शिवम जी। अगर थोड़ा बहुत उससे रिलेट करके लिख दिए और फिर अपने मन से बना के लिखेंगे तो नंबर डेफिनेटली मिलेगा, और हम हमेशा यही सजेस्ट करते हैं। ऐसे ही आप कापी भर पाएंगे, आप सारा चीजें याद करके कापी नहीं भर पाएंगे। आप थोड़ा पढ़िए, कुछ अपने मन से बना करके लिखिए, तभी कापी भरेंगे। बस कोशिश करिएगा कुछ आप अगर हेडिंग बना ले जाए, हेडिंग बना करके लिखें तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो 15 क्वेश्चन आपके हो गए, 15 में से आपके कितने सही गए जरूर बताइएगा, ठीक। चलिए, इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक देखते हैं क्या होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 13, 14, 12, कोई बात नहीं, पहला दिन था, नेक्स्ट टाइम अच्छा जाएगा, सही जाएगा। प्रोटीन सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड, प्रोटीन सॉल्युबल इन वाटर, बताइए प्रोटीन सॉल्युबल इन वाटर, पानी में जो प्रोटीन घुलते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स, प्रोलामिन्स या फिर हिस्टोन्स। देखिए, प्रोटीन सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में जो प्रोटीन सॉल्युबल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स, प्रोलामिन्स या हिस्टोन्स। 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 का करेक्ट आंसर होगा एल्बुमिन, ठीक है, बी राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। 16 का करेक्ट आंसर बी वाला होगा एल्बुमिन, ओके। जो प्रोटीन सॉल्युबल होता है वाटर में वो एल्बुमिन है, ओके। चलिए, यहाँ पे आपको पढ़ाया गया था दो तरह के प्रोटीन, एक फाइब्रस प्रोटीन, एक ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन वे होते हैं जो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं उत्तक और कोशिका का, सेल एंड टिश्यू का, केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन, ये इसके एग्जांपल है फाइब्रस के, जो पानी में नहीं घुलते। लेकिन ग्लोबुलर जो होते हैं पानी में घुल जाते हैं। एग्जांपल में हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एंजाइम बताया गया है। यहाँ पे आपको हम ये नहीं बताए थे एल्बुमिन, लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे एल्बुमिन होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसमें क्या शामिल होता है? अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसमें क्या शामिल होता है? अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसमें क्या शामिल होता है? सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, सिर्फ अमीनो ग्रुप होता है, या दोनों अमीनो और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, या फिर अल्कोहल ग्रुप होता है? बताइए, अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, सिर्फ अमीनो ग्रुप होता है, या दोनों होता है, या सिर्फ अल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड, आपको अच्छे से पता होगा। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, इसमें दोनों ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप और आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। सी सही होगा। अमीनो एसिड की बात करें तो ये आपका स्ट्रक्चर है, जिसमें आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, कार्बन है, ठीक है, और यहाँ H कर दीजिएगा, COH हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप, और यहाँ हो गया NH2 अमीनो ग्रुप। तो दो ग्रुप यहाँ पे मेन होते हैं, जिसको ध्यान रखिएगा। यही जो आपका कार्बन है, इससे कुछ ना कुछ अटैच होकर नया नया अमीनो एसिड बनता चला जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका सी राइट आंसर 17 का ध्यान रखिएगा। तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन करिए या शॉर्ट क्वेश्चन या फिर द ब्लैंक्स? पवन जी, जो आपको समझ में आएगा करिएगा, इसमें ये नहीं कहा गया है कि आप पहले पहले क्या करिए। अगर आपको सी वाला पार्ट सी समझ में आ रहा है तो पार्ट सी करिए अच्छे तरीके से, उसी को मेहनत करके लिख डालिए, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी पे आइए, फिर पार्ट ए पे आइए, या ए बी सी, जैसा आपको सीक्वेंस सही लगे वैसा कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना है कि एक आप पार्ट बी का कर रहे हैं, फिर पार्ट ए का कर रहे हैं, फिर पार्ट सी का एक कर रहे हैं, नहीं। एक भी पार्ट उठाइए तो उस पार्ट को पूरा खत्म कर दीजिए, उसके बाद भी दूसरा पार्ट उठाइए, और हमेशा उसी पार्ट को उठाइएगा जो आपको सबसे ज्यादा आ रहा हो। पहले आप उसको देखिए जो सबसे ज्यादा आ रहा हो, उसके बाद देखिए कितना कम आ रहा है, उस हिसाब से मैनेज करिएगा, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड, एक अम्लीय अमीनो एसिड का एग्जाम्पल क्या है? थोड़ा अलग क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अम्लीय अमीनो एसिड का एग्जाम्पल क्या है? ग्लाइसिन, एलेनिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड। अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड का क्या एग्जाम्पल है?
तो देखिए क्वेश्चन से समझ में आ गया, एसिड लगा हुआ है लास्ट में ही एस्पार्टिक एसिड, हमें कुछ देखना ही नहीं है। जो आपसे एसिडिक अमीनो एसिड पूछ रहा है हमें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन एस्पार्टिक एसिड लिखा हुआ है तो यही ठीक आंसर होगा, डी वाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस एसिड से समझ में आ गया कि एस्पार्टिक एसिड जो है एसिडिक अम्लीय एसिड होता है। एग्जांपल ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड इज एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बेसिक अमीनो एसिड, ये तो आपका था एसिडिक अमीनो एसिड, अब बताइए बेसिक अमीनो एसिड का एग्जांपल क्या है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा। बेसिक को दो तरह से लीजिए, एक तो बेसिक, बेसिक का मतलब साधारण सिंपल अमीनो एसिड किसे कहते हैं, वही बेसिक है। एक वैलिन हो गया, एक ल्यूसीन हो गया, एक लाइसिन हो गया या सेरीन। वैलिन, ल्यूकीन, लाइसिन या सेरीन। करेक्ट आंसर क्या होगा, 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, सी लाइसिन। लाइसिन जो होता है बेसिक सिंपल अमीनो एसिड होता है, ध्यान रखिएगा। लाइसिन एंड एसेंशियल आवश्यक बेसिक अमीनो एसिड होता है जो कि मीट और अंडे वगैरह में पाए जाते हैं। हमारे मसल्स को बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। जो लोग जिम वगैरह करते हैं उन्हें लाइसिन की काफी आवश्यकता होती है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड होता है जो कि मीट वगैरह अंडे वगैरह में पाए जाते हैं मसल्स को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर 19 का सी है। ऐसे ही 20 क्वेश्चन है कि एसेंशियल अमीनो एसिड आर दोज विच। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड वे होते हैं जिसमें, एसेंशियल अमीनो एसिड आवश्यक अमीनो एसिड वे होते हैं जिसमें आर सिंथेसाइज्ड बाय इन बॉडी, जो हमारे बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज होता है। आर नॉट रिक्वायर्ड, इसकी रिक्वायर्ड ही नहीं है। मस्ट बी सप्लाइड इन डाइट, इसे अपने आहार में लेना मस्ट है, जरूरी है। आर प्रेजेंट इन फैट, ये हमारे फैट में वसा में प्रेजेंट होता है। एसेंशियल अमीनो एसिड आर दोज विच, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एसेंशियल नाम है आवश्यक, तो आवश्यक है तो इसे अपने डाइट में लेना, अपने आहार में लेना मस्ट है, जरूरी है। तो 20 का सी राइट आंसर है। तो ये 20 जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड एमसीक्यू थे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत हेल्प होगा आपसे एग्जाम में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो हम नहीं कह सकते आएंगे, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन या थोड़ा बहुत क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है। जरूर डिस्कस करेंगे जब पेपर आएगा तब। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको कर लेंगे तो वहां पेपर वाला करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, चलिए और एक बार बता दे रहे हैं, जिसका 10 से कम सही जा रहा है, जिसका 10 से कम सही जा रहा है भैया कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रोटीन को अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास। अगर 10 से कम सही जा रहा है तो ठीक है, उसके ऊपर सही जा रहा है तो थोड़ा अच्छी बात है, सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक,